ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं बैक्टीरिया में, हम देखेंगे सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। एक तो बैक्टीरिया जो होंगे वो सनलाइट का यूज करके न्यूट्रिशन ले सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि वो केमिकल एनर्जी का यूज करके न्यूट्रिशन ले। तो अगर सनलाइट का यूज करके वो न्यूट्रिशन लेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉप्स बोलेंगे, है ना। वो क्या करेंगे, सनलाइट का यूज करके एनर्जी लेंगे। क्या हुआ, केमिकल का अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज करके वो एनर्जी लेंगे तो उन्हें कीमोट्रॉप्स बोलेंगे। ये लेकर चलो, इन्हें क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉप्स बोलेंगे। सेकंड क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो सकता है कि वो इनऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक सोर्स हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्स में क्या हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ऑर्गेनिक सोर्स में क्या हो सकता है, बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक सोर्स हो जाएंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे होगा तो क्या होगा, जैसे कि सनलाइट यूज कर रहे हैं तो उन्हें हम फोटोट्रॉप्स बोल देंगे। सोर्स ऑफ केमिकल के बेसिस पे किया हमने तो उन्हें हमने कीमोट्रॉप्स बोल दिया। ठीक है, वो जो केमिकल एनर्जी है उसको यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। सेकेंड चीज है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर वो कोई इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करके फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोला जाता है लिथोट्रॉप्स। लिथोट्रॉप्स, लिथो का मतलब ही होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक सोर्स का यूज करके जब बैक्टीरिया फूड सिंथेसाइज करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया। एंड जब ऑर्गेनिक अगर वो सोर्स ऑर्गेनिक यूज करें तो उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। नाम सुना होगा ये सब आप लोगों ने, ऑर्गेनोट्रॉप्स, लिथोट्रॉप्स, है ना, सुना है। यस मैम, लिथोट्रॉप्स सुने हैं, दोनों सुने। तीसरा हम डिविजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कार्बन। अगर बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक कार्बन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अगर वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। सेम बैक्टीरिया भी होते हैं, अगर वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और अगर अदर देन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कुछ होता है तो उन्हें हेटरोट्रॉप्स बोला जाएगा। कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है ना, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, वो खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स। तो ये तीन डिवीजन आपको समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हमने किस तरीके से बैक्टीरिया को डिवाइड किया। ये क्लियर है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आया। हाँ, अभी ये आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं उन वो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो किसी ऐसे केमिकल कंपाउंड पे डिपेंड कर रहे हैं जहां से उनको एनर्जी मिलेगी। वो केमिकल कंपाउंड वो क्या करेंगे, उन केमिकल कंपाउंड को तोड़कर उन्हें इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। उनसे उन इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, वो एनर्जी लेंगे। अभी मैं आगे जब आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो क्या होते हैं, इनमें दो तरीके से हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक सोर्स भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक सोर्स का मतलब कि जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया एक इनऑर्गेनिक सोर्स है।
इसको जब तोड़ेंगे, जब H2S को अगर टूटेगा H2S तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा और सल्फर मिलेगा, है ना। तो ये इन्हीं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या करते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए हमने इन्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो सोर्स में डिवाइड कर दिया है। ऑर्गेनिक सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स में कोई भी अल्कोहल हो सकता है या फिर कोई भी फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अभी मैं आगे आपको ये फर्दर समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये डिवीजन जो तीन है ये आपको क्लियर है ना। Yes, ma'am. ओके, देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो लाइट का यूज करेंगे फूड प्रिपेयर करने के लिए। इन्हें मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं ये, पहला होता है पर्पल बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्रीन बैक्टीरिया एंड तीसरा कौन सा होगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया इज सो कॉमन, है ना। साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया थे जो सबसे पहले अर्थ पे इवॉल्व हुए थे, और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से ऑक्सीजन इस अर्थ पे इवॉल्व हुआ है। कैसे हुआ है अभी आप लोग देखेंगे। ये जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। एनऑक्सीजेनिक, ये क्या करते हैं, ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो एनऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, वो वाटर को लाइट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, है ना। जब लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है, और क्या होता है, एनर्जी मिलती है हमें बहुत सारी, हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। फिर उसी एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं प्लांट्स, फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करके वो ग्लूकोज बनाते हैं। सेम उसी तरीके से ये साइनोबैक्टीरिया है जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करके ये फूड सिंथेसाइज करते हैं। बट जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कि ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। इनके पास क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के पास, आपने सुना होगा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बारे में पता है ना, लाइट रिएक्शन में जब हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो मैम कुछ सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया था तो नहीं पढ़े थे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो सिलेबस में है ही आपके, है ना। मैम 10 में रिड्यूस हो गया था कुछ कुछ, तो शायद ये तो नहीं पढ़े, तो शायद जो नहीं पढ़े थे उसी में ये सब आया हो। क्योंकि अभी तो सिलेबस चेंज हुआ नहीं होगा, अभी तो जस्ट मैंने मैम 10 में ना, 10 में हाँ बहुत रिड्यूस हो गया था लाइक। हाँ हाँ, मतलब इस साल तो कुछ ऐड तो नहीं हुआ होगा ना, अभी इस साल तो हम लोगों ने पढ़ाया ही है। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम 11th में भी उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है ना, प्लांट में जब फूड सिंथेसिस, न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा जब न्यूट्रिशन चैप्टर, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है, तो फोटोसिंथेसिस उसके अंदर पढ़ा होगा, वो चीज तो स्किप नहीं कर सकते, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 और 2 जो होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ना, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इनके इनमें ही ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इनके पास फोटोसिस्टम 1 और 2 होता है जिसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल टूट सकता है। क्या करते हैं ये, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जनरेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास
फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों ही होते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आराम से तोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और उसी से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है जो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहे हैं। और ये कैसे होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं, जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, बट वो एनऑक्सीजनिक होते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। इनका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरा होता है। अभी देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, इनमें जो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर मतलब ये फोटोसिस्टम 1 और 2, इनके पास एक एक ही होता है। जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया है, इनके पास सिर्फ फोटोसिस्टम 2 होता है, 1 नहीं होता है। एंड जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है। तो दोनों रिएक्शन सेंटर नहीं है, इसी की वजह से क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को तोड़ नहीं पाएंगे, है ना, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं पाएंगे, उससे ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को? यस मैम। हुजैफा, यस मैम, क्लियर है। ओके। हुजैफा, आपने टेस्ट दिया था, यस मैम, दिया था। कैसा हुआ? ठीक था मैम। कितने कितने नंबर हुए आपके? वो तो ना याद नहीं है, हम अगर कभी जाएंगे ऑफिस, अभी जाने वाले तो हम पूछ रहे आपको बता दें। तो उस टाइम जब टेस्ट देते हो उस टाइम रिजल्ट नहीं बताते? मैम बताते हैं बट याद नहीं। ओके, ठीक है। तो ये रिएक्शन सेंटर्स क्या करेंगे, ये रिएक्शन सेंटर इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिस्टम 1 और 2, किसलिए, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए और उससे ऑक्सीजन निकालने के लिए। बट ये जो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है, इनके पास दोनों रिएक्शन सेंटर होते नहीं है, तो उसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं पाते। अब जो ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया है, इनका इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन सोर्स वाटर नहीं होंगे, है ना, कुछ और होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2S, सल्फर, हाइड्रोजन, या फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में जो हमने देखा है अल्कोहल या कोई फैटी मॉलिक्यूल, इस तरीके के। अभी क्लियर है दीक्षा, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स इनके अलग हो जाएंगे। यस मैम। तो साइनोबैक्टीरिया तो हमने देखा कि वो ऑक्सीजनिक है ना, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। वो क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होगा, वाटर ही होगा। वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर वहां से एनर्जी लेंगे और फिर वहां वो क्या करेंगे, उससे ग्लूकोज बनाएंगे। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से फर्स्ट टाइम क्या हुआ इस अर्थ पे, ऑक्सीजन के एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि वही ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन बनाया। क्लियर है? यस मैम। अभी देखो, पर्पल बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया में डिफरेंस इतना होता है कि पिगमेंट्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे प्लांट्स के अंदर पिगमेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है ना। तो उसी तरीके से जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, और जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियो विरिडिन नाम का पिगमेंट होता है। सिर्फ डिफरेंस पिगमेंट्स में ही आता है, बाकी फंक्शन वो सेम ही करते हैं। तो क्या होता है, पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल
बैक्टीरियोक्लोरोफिल को हम बोलते हैं, एक और नाम है बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन, ये नाम भी आप कई जगह दिया रहता है, बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल सेम है, ठीक है। तो क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? हम फोटोसिंथेसिस में करते हैं तो क्लोरोफिल होगा। हाँ, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होगा, बाकी जितने भी दूसरे बैक्टीरिया होंगे उन सबके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। देखो अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से रहा है। जो नॉर्मल हमारी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, उनमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलकर क्या होता है, C6H12O6 बनता है, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आता है। ये किसमें हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। इसमें क्या होता है, ये जो वाटर होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो फर्स्ट स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में निकलता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, ठीक है। हम कहते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो कहाँ से बन रहा है, इसी वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से बनता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन आयन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ से एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप जो डार्क रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपने सुना होगा ADP होते हैं, NADH होते हैं ना, उन सब का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन कौन कराएगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिडक्शन कराएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ से रिडक्शन होगा एंड फॉर्म ATP बनाएंगे, NADH बनाएंगे, NADPH2, ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं, और ये सारे कंपाउंड्स मिलकर क्या करते हैं, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फाइनली ये ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही है, एंड ये उसका फर्दर ब्रेक डाउन है कि ये फर्स्ट लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये जब आगे आप प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, जो फर्दर क्या करें, यही हाइड्रोजन है जो रिडक्शन का काम कर रहा है, ATP और NADH को रिड्यूस करेगा, और एनर्जी रिलीज होगा, जो क्या करेंगे, एनर्जी यहाँ पे CO2 को फर्दर वो क्या करेंगे, यहाँ से CO2 और हाइड्रोजन कंबाइन करके ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। सेम काम बैक्टीरिया में भी होगा, बट बैक्टीरिया में वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, उसकी जगह दूसरे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया में क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज, और यहाँ रिलीज क्या होगा, सल्फर, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर हुआ अभी ये? यस मैम। ओके, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है थायोस्पाइरलम, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मेन है, एंड क्रोमैटियम। रिएक्शंस तो आपके समझने के लिए है, बट एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। सो पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया में भी हमने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को पढ़ा है। पर्पल बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एक होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एंड सेकंड क्या होगा, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। हाँ, नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या होंगे, थायोस्पाइरलम एंड क्रोमैटियम।
सेकंड आ जाता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये कैसे होंगे? These are some photoautotrophs। फोटोऑटोट्रॉप्स हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं? फोटोऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ हुजैफा? हम लाइट से बनाते हैं खाना। हाँ, जो लाइट का यूज करके खुद से खाना प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको देखो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करेंगे, जैसे कि फैटी एसिड हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एंड अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपने ऊपर रिएक्शन देखा था, यहाँ पे कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स यूज होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये वहाँ पे कोई अल्कोहल वाला कंपाउंड हो जाएगा या फिर कोई फैटी एसिड होगा, उससे क्या करेंगे, ये ग्लूकोज बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी 10th क्लास में, क्रेब्स साइकिल पढ़ी है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में होता है ना, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप होता है जिसमें कि सक्सिनेट जो होता है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है। तो ना आपने सक्सिनेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, बट जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो साथ में और क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे सक्सिनेट भी एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, इस सक्सिनेट को भी यूज कर लेंगे और क्या करेंगे, उससे ग्लूकोज बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि सक्सिनेट जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है, फ्यूमेरेट बन रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या करेंगे, बैक्टीरिया फर्दर ग्लूकोज बना लेंगे। अभी क्लियर है ये कि नॉन सल्फर बैक्टीरिया कैसे काम कर रहे हैं? यस। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। हाँ, मैम थियोस्पाइरलम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है। हाँ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल थायोस्पाइरिलम और क्रोमैटियम। ओके मैम। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रोडोस्पाइरिलम। आपका जो सिलेबस है ना काफी लेंथी है, मतलब एनसीईआरटी में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब 4-4 लाइन के दे रखे हैं बस, बट फिर भी पढ़ना आपको पूरा है, क्योंकि वो क्या है ना, एनसीईआरटी में पार्ट पार्ट इधर उधर चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिया है। फॉर एग्जांपल डिजीजेस वाले चैप्टर में थोड़ा डाल दिया है, थोड़ा सेल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में डाल दिया है ना। तो अभी आप यहाँ पे अगर इस चीज को इकट्ठा पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। रोडो स्पाइरिलम, सॉरी, रोडो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने। पर्पल बैक्टीरिया हो गया, अब ग्रीन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया में कौन से पिगमेंट बताए थे मैंने? मैम बैक्टीरियो विरिडिन समथिंग लाइक दिस। हाँ, यस मैम। हाँ, यहाँ पे था बैक्टीरियो विरिडिन। ये भी 2 टाइप के हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया
and green non-sulfur bacteria. तो मैकेनिज्म सेम ही रहेगा जो ऊपर हमने देखा, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है तो वो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? CO2 plus H2O. CO2 प्लस मैम H2O या फिर SO2. नहीं, ऐसे- H2O क्यों यूज करेंगे? H2O तो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया यूज कर सकते हैं ना। Yes, H2S. क्या यूज करेंगे? H2S को यूज करके यहाँ पे ग्लूकोज बनाएंगे, सल्फर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन सल्फर बैक्टीरिया है तो क्या करेंगे, कार्बन CO2 डाइऑक्साइड प्लस plus aliphatic hydrocarbons. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज कर लेंगे और कार्बन ग्लूकोज बना देंगे। तो ये हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ना है हमें? कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ना, जो केमिकल कंपाउंड्स का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। इनमें लाइट का कोई रोल नहीं होगा, ये लाइट की एब्सेंस में काम करेंगे। जैसे कि मैंने एक डायग्राम भी आप लोगों के लिए लाया है, ये देखो। कीमोसिंथेसिस किस तरीके से होगी? कीमोसिंथेसिस कहाँ पे होगी? लाइट के एब्सेंस में हो रही है। तो मतलब कि बहुत ज्यादा जो अंडर वाटर है ना, डीप सी में, समंदर के अंदर एकदम गहराई में जाओगे तो वहाँ क्या होगा, नेचुरल लाइट तो प्रेजेंट होगी नहीं, सनलाइट तो प्रेजेंट होगी नहीं, बट वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे भी लाइफ साइकिल चल रही है ना। तो वो लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? तो वो लोग इसी कीमोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके सर्वाइव करते हैं। कीमोऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पे होते हैं जो कीमोऑटोट्रॉपिक तरीके से न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कीमोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड यानी कि ग्लूकोज इज मेड बाय बैक्टीरिया using chemicals as the energy source rather than sunlight. Chemosynthesis occurs around hydrothermal vents and methane seeps in the deep sea where sunlight is absent. यहाँ से यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड इन्होंने अपना सबस्ट्रेट चूज कर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे हैं। एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के अंदर, तो यहाँ से उन्होंने डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, वाटर को लिया, सबको यूज करके क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। शुगर यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये आप देख पा रहे हो, ग्लूकोज बन गया। अब इसे क्या करेंगे, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, इन्हें सपोज म्यूसेल्स, म्यूसेल्स क्या होते हैं, ये उनसे बड़े ऑर्गेनिज्म थोड़े क्या होते हैं, मोलास्का टाइप होते हैं ना, एनिमेलिया किंगडम में ही आते हैं म्यूसेल्स। हाँ म्यूसेल्स होते हैं, तो शायद मोलास्क होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया को ईट करेंगे, फिर उन्हें कोई दूसरा खाएगा, है ना। इसी तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये बैक्टीरिया है, इन्हें किसी ने खाया, फिर ये म्यूसेल्स को किसी ने खाया, इनको फिश ने खा लिया, छोटी फिश को लार्जर फिश ने खा लिया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ओशंस के अंदर इनकी लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है। नहीं तो इनके अंदर और क्या सोर्स है, कैसे ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे? तो इन्हीं तरीके से कीमो ऑटोट्रॉपिक तरीके से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? म्यूसेल्स क्या कौन कौन से होते हैं उसमें? म्यूसेल्स में एग्जैक्टली क्या होगा ये आपके लिए इतना वैसे जरूरी नहीं है, मैंने म्यूसेल्स क्या होते हैं, ओके मैम। मोलास्क होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं कि अंडर वाटर ही प्रेजेंट होते हैं ना, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मोलास्क होते हैं। ओके मैम, लाइक अंडर वाटर या डीप सी। हाँ अंडर वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, बता रही हूँ। तो किस तरीके से होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनमें क्या होंगे, ये केमिकल कंपाउंड्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज करेंगे। केमिकल कंपाउंड्स में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया हो सकता है, जैसे कि नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट्स हो सकता है, आयरन हो सकता है, फेरस आयंस हो सकते हैं।
तो कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है जिससे बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, तोड़कर एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। CO2 प्लस केमिकल कंपाउंड्स, इनसे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज बना लेंगे। हीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में आप क्या लिख सकते हो, दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। मतलब ये लाइट का यूज नहीं करते, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आयरन सोर्स का यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, फेरोबैसिलस। अगर सल्फर का यूज कर रहे हैं, सल्फर सर्वाइव करने बैक्टीरिया वाले बैक्टीरिया हैं, तो उन्हें बोल दिया जाएगा थायोबैसिलस। देख लो नाम सेम है, बस आयरन को क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, है ना, सल्फर को थायोबैसिलस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन सोर्स का यूज कर रहे हैं, नाइट्रोसोमनास। नाइट्रोसोमनास का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि राइजोबियम आपने सुना होगा, प्लांट्स में रहते हैं ना, तो नाइट्रोजन फिक्स Yes, ma'am. Roots करते हैं। of leguminous plants. हाँ, मीथेन बैक्टीरिया होता है जो मीथेन का सोर्स का यूज करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिथैनोसोमनास। मिथैनोमोनास। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, रिसाइकलिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो हमारे एनवायरमेंट में रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब की रिसाइकलिंग भी होती है ना, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। प्ले great role recycling nutrients। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन। अच्छा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे वो कैसे काम करते होंगे, सपोज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इससे क्या करेगा, राइजोबियम अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अमोनिया को कौन यूज कर लेगा, प्लांट्स यूज कर लेंगे। क्या करेंगे इस अमोनिया से, अमाइनो एसिड बनाएंगे, फिर फर्दर क्या होगा, इन्हीं अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, समझ रहे हो। Yes, ma'am. अच्छा, आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, No, ma'am. Like next week से कोई बैच का होगा start. मैम हम लोग का नेक्स्ट मंडे से है। नेक्स्ट मंडे से, अच्छा। तो सारी क्लासेस पर ऑफलाइन होंगी, मैम शायद सारी सर लाइक बायो तो ऑफ ऑनलाइन ही होगी ना। हाँ बायो तो ऑनलाइन होंगी। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, सैप्रोफाइटिक, ये सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा पहले भी। सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और क्या होता है, होलोजोइक भी होता है। हाँ बट होलोजोइक बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है ना, होलोजोइक का मतलब तो जो अपना खुद मतलब फूड खा सकते हो, जैसे कि हम ह्यूमंस है ना, होलोजोइक है, एनिमल जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं, जो प्रिपेयर्ड फूड को खाते हैं, सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, एंड वहीं से डेड मैटर से फूड लेते हैं। इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे,
क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ये किस शेप के होते हैं? हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका शेप डिस्कस किया था। हुज़ैफा, किस शेप के होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम? बैसिलस होते हैं, बैसिलाई शेप के। यस मैम। लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो तब, ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स है, फिर आप सब भूल जाओगे। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फूड लेते हैं, वहां से डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ना वहां से फूड लेते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो एज अ होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लेते हैं। और सिम्बैटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिम्बैटिक बैक्टीरिया का मतलब वो एक सिम्बैटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ पे दोनों को ही फायदा होता है ना, जैसे कि राइजोबियम है, ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स के अंदर रहते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो प्लांट्स को भी फायदा हो रहा है, और वो क्या करते हैं? राइजोबियम खुद भी अपना फूड प्लांट्स से लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों को ही फायदा हो रहा है, तो उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ये तीनों टर्म आप लोग को क्लियर है? यस मैम। ओके, देखो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन का पार्ट करें। रेस्पिरेशन क्या होता है? दो तरीके के होते हैं, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? मतलब जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करेंगे तो हम उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे, और जब बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करेंगे तो हम उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये दो तरीके के हैं, पहला होता है ऑब्लिगेट एरोबिक एंड दूसरा होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक। एनारोबिक, ठीक है, ये नाम यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये फैकल्टेटिव है और एनारोबिक है, अभी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली, मतलब ये स्ट्रिक्टली मतलब ये अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो वो मर जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें ऑब्लिगेट एरोबिक कह रहे हैं कि वो स्ट्रिक्टली उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए। क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या है? एजोटोबैक्टर। बट फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या है कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। हाँ, मतलब वैसे तो ये नॉर्मली क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं, बट दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। क्लियर है ये दोनों टर्म? यस मैम। है ना? सेम उसी तरीके से एनारोबिक में अगर हमने कह दिया ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब कि कंप्लीटली उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा तब वो मर जाएंगे, तो वो क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही सर्वाइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम कहाँ ग्रो करते हैं? जैसे कि आपका कोई भी पैक्ड फूड होता है ना, अपने डब्बे में कोई फूड पैक करके रख दिया, काफी दिनों तक उसको छोड़ दिया, तो धीरे धीरे देखोगे हॉर्लिक्स वगैरह का डब्बा जैसे आप बंद करके छोड़ दो तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, तो वो उन्हें ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं ग्रोथ के लिए, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और फैकल्टेटिव एरोबिक क्या हो जाएगा कि दे आर नॉर्मली एनारोबिक, वैसे तो वो उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, बट अगर फिर भी ऑक्सीजन मिल गया तो वो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया ना, जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। क्या करते हैं हम, जब भी ऐसा हमें बनाना होता है तो हम ढककर रख देते हैं सिंपली, उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है। आपने कभी इडली वगैरह का घोल रखा होगा तो उसे ढककर हम सिंपली रख देते हैं ना, एक दिन के बाद वो खुद ही फर्मेंट होकर फूल जाता है ना, ईस्ट फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर। तो क्या हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है, बैक्टीरिया कैसे कर रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसे ढकोगे नहीं तो वो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं? फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं, मतलब अगर नहीं मिल रहा ऑक्सीजन तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिल गया तो भी हम सर्वाइव कर लेंगे। क्लियर है? मैम सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, फैकल्टेटिव एरोबिक।
फैकल्टेटिव एरोबिक, जिससे देखो ऊपर वाला हमने क्या देखा था, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक थे, ठीक है, ये फैकल्टेटिव एरोबिक है। मतलब कि फैकल्टेटिव एरोबिक का मतलब क्या हुआ, वैसे तो ये एनारोबिक होते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, मगर फिर भी अगर इन्हें चलो ऑक्सीजन मिल भी जाता है तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन मिल गया तो मर जाएंगे। जैसे कि ऑब्लिगेट एनारोबिक थे, ऑब्लिगेट एनारोबिक को क्या होगा, अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो मर जाएंगे, तब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट उसके अपोजिट होते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक, कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो अच्छी बात है, लेकिन मिल गया तो भी ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ये रेस्पिरेशन था, ठीक है, रेस्पिरेशन में आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं बस। अब हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कैसे होता है रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस मैम। कैसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, जूलॉजी की क्लास भी आप लोग की ऑनलाइन ही होगी क्या बाद में? यस मैम। यस मैम। ओके। हाँ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन होता है। ये हमने सबसे फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था, है ना, भूल गए आप? कैसे डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया होते हैं ना छोटे छोटे, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। याद आ रहा है? यस मैम। इसी तरीके से डिवीजन होता है ना, बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें से बाइनरी फ्यूजन होता है। फ्रेगमेंटेशन वगैरह तो आप हाइड्रा ये सब बताने लग गए, यस मैम, सॉरी। प्लानेरिया हाइड्रा इन सब में होता है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ये सबसे कॉमन मेथड है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का, ठीक है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट वो सब बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। जो सबसे कॉमन मेथड है, क्योंकि आप देखते हो कि बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है ना, ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं मिलेगा आपको। तो इतनी तेजी से बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत ही जनरल सा मेथड होगा उनके डिवीजन का। तो उनका मेथड होता है बाइनरी फ्यूजन का, जिसकी वजह से वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। इससे क्या लिखेंगे, इट इज मोस्ट कॉमन मेथड under favorable conditions। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या होगा, कि उन्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलना चाहिए, मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, खाना मिलेगा तभी तो वो ग्रोथ करेंगे ना, है कि नहीं। सपोज ये आपका एक प्लेस है, ठीक है, एक कंटेनर है सपोज, इसमें थोड़ा खाना पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर आपने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी, टेम्परेचर दे दिया, मॉइस्चर दे दिया, जो चाहिए बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए वो दे दिया। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करते जाएंगे, है कि नहीं, ग्रोथ पूरी होती जाएगी। कब तक ग्रोथ होगी, जब तक खाना खत्म ना हो जाए, या जब तक कोई एडवर्स कंडीशन ना आ जाए, तब तक ग्रोथ करेंगे, ठीक है। कैसा होता है, ये इनका जीनोम है। लास्ट क्लास में भी ये बताया था मैंने आपको, कैसे टूटेंगे ये जीनोम, रेप्लिकेशन कैसे होगा इनका। हम क्या? ये बैक्टीरिया है, सपोज बैक्टीरिया का जीनोम है ना, न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया का, अब इनका रेप्लिकेशन कैसे होगा।
ये रेप्लिकेट करके इन्होंने अपनी जो क्रोमोसोम की कॉपी थी उसको मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से 2 बन गए। कैसे होगा ये रेप्लिकेशन? बोलो, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। दीक्षा भी हमने जस्ट स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया ये आपसे। Yes, ma'am. Can you repeat once? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि बैक्टीरिया है, ठीक है, इनका ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड का यहाँ पे क्या हुआ? डिवीजन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। इन्होंने क्या किया? अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर लिया। अभी क्या करेंगे? यहाँ से सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर चले जाएंगे और ये बैक्टीरिया फाइनली 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से तो बाइनरी फ्यूजन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस हो रही है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। Yes, ma'am. तो कैसे होता है? मीसोसोम के थ्रू होता है। Yes, ma'am. मीसोसोम के थ्रू ये डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, भूल गए? Ma'am, confused हो गई मैं. Like, ma'am, no, yes, ma'am. Like, होता है. Yes, ma'am. हाँ, Yes, मैंने replication होता है genetic material. हाँ, जब मीसोसोम पढ़ाया था आपको तो बताया था ना कि जो मीसोसोम होते हैं वही हेल्प करते हैं जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में, और फिर वो क्या करते हैं? सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप जीनोम देखते हो, उनके अंदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्रू क्रोमोसोम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। इसलिए क्या होते हैं कि कोई भी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज। जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर है उसी तरीके के सेम स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना। इसलिए क्या होते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमेशा एक जैसे होते हैं, वो उनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड जो मेथड हो सकता है इनके रिप्रोडक्शन का, उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सेकंड तरीका क्या होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सपोज एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने फूड दिया एंड फेवरेबल कंडीशंस दिए, तो बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगे, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रोथ करते जा रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे एक बैक्टीरिया से। यहाँ पे क्या होगा? अब फूड मटेरियल जैसे खत्म हो गया, फूड खत्म हो गया, या फिर कोई और एडवर्स कंडीशन आ गई, सपोज टेम्परेचर चेंज हो गया वहां का, या फिर कोई दूसरी रेडिएशंस आ गए, है ना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे? वो अपने अंदर एंडोस्पोर बना लेंगे। एंडोस्पोर क्या होता है? कि स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया अपने अंदर बना लेता है। उसके अंदर वो क्या करता है? अपने जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको छुपा लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो एक कवरिंग बना लेता है अपने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। तो वो जो भी एडवर्स कंडीशन होती है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाती, और उनका जो जो भी जीनोम होता है ना वो सेफ रह जाता है, ठीक है। और जब बाद में क्या होगा कि अगर वापस से उनको कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वापस से उस जीनोम का यूज करके क्या कर सकते हैं? नए बैक्टीरिया बना सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, आपको कोई बीमारी हुई और आपने उस टाइम तो दवाई खा ली उसकी, जैसे कि टाइफाइड होता है। टाइफाइड का बैक्टीरिया इतना डेंजरस होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि आपने देखा होगा कई बार आपने दवाई खा ली, आपका टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन वो फिर से 6 महीने के बाद आपको टाइफाइड हो जाता है ना। आपने देखा है? किसी को नोटिस किया है? फिर से 6 महीने साल भर के बाद वापस से टाइफाइड हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? क्योंकि जो उनके बैक्टीरिया होते हैं वो कम्प्लीटली किल नहीं हो पाते हैं। वो क्या करेंगे? एंडोस्पोर फॉर्मेशन कर लेंगे और वो जाकर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं छुप जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर से जैसे ही उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो वापस से बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया आप लोग को, ये एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर है। जैसे कि देख रहे हो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बी वाले पार्ट में, यहाँ पे क्या है? ये बैक्टीरिया का सेल वॉल वगैरह है ना। जैसे ये सेल वॉल रिमूव होता है तो ये जो व्हाइट वाला पार्टिकल आप देख पा रहे हो ये क्या होता है? हमारा इसके अंदर सारे जीनोम छुपे हुए हैं, ठीक है। यही पार्ट जो होता है वो एंडोस्पोर होता है। इसके अंदर देखो
ये क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, बेसमेंट, कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ना, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे ही एंडोस्पोर होता है, जिसके अंदर ये सारे क्रोमैटिन वगैरह जितने भी जीनोम पार्टिकल होते हैं इनके, वो सब इसके अंदर छुप जाते हैं। तो एंडोस्पोर का मतलब क्लियर है आप लोग को? Yes, ma'am. एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब होगा? इट विल अकर In adverse conditions. हाँ, unfavorable conditions. बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं ना, इनके ऊपर हाई टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही रेडिएशंस का कोई इफेक्ट होगा, एंटीबायोटिक्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक्स आप खाते हो बैक्टीरिया को मारने के लिए, उनका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ना ही किसी केमिकल्स का इफेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इसे। एंडोस्पोर is highly resistant structure due to presence of calcium डिपिकोलिनेट, कैल्शियम डिपिकोलिनेट, ठीक है, ये टर्म याद रखना। कैल्शियम डिपिकोलिनेट इनके स्ट्रक्चर में होता है, इनकी वजह से इतने रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और ये किस टाइप के बैक्टीरिया में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया में, ठीक है, बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन होते हैं स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जैसे कि बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया का एक एग्जांपल बताओ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या करते हैं, ये क्या पढ़ा था अभी हमने इनके बारे में, कि ये एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक होते हैं मतलब इनको एयर चाहिए नहीं होता सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, आप बॉक्स बंद रहेगा उसके अंदर भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। तो कैसे ग्रो करेंगे, ज्यादा क्या होते हैं, एंडोस्पोर फॉर्म कर लेते हैं, है ना। ओके, देन दो टाइप हमने पढ़ लिए, पहला बाइनरी फ्यूजन एंड दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो गया। और तीसरा हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? इन्हें हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? मैम उसके लिए लाइक मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम चाहिए, और बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करना चाहता है, इसी के कारण। नहीं, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें पहली बात तो है कि दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, मेल एंड फीमेल, है ना, गैमेट्स चाहिए होता है। जैसे कि ह्यूमन में स्पर्म एंड ओवम है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैसे हो पाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बट बैक्टीरिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, बैक्टीरिया में तो मेल फीमेल कुछ होता नहीं है, ठीक है, गैमेट ओवम कुछ होता नहीं है, उनके पास अलग स्ट्रक्चर तो होते नहीं है ना, ऐसे कोई ऑर्गन भी होता नहीं है। तो इस बट हम इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जीन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जीन में वेरिएशन आता है। तो सिर्फ यही रीजन है कि हम इन्हें बोल देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जब नॉर्मली यूकेरियोट्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें
गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनका भी जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि वेरिएशन लाना, है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना जो दो पेरेंट्स के जैसा होगा, दो पेरेंट्स का जीन मिलकर एक तीसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया मोस्टली क्या होता है, वो वेरिएशन नहीं लाते, एज अलाइक होते हैं ना, वो बाइंड्री फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करते रहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है उनमें भी वेरिएशन आ जाता है, उनका भी जीन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी ये कैसे होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल सकते हो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल with each other। तीन मेथड्स हो सकते हैं इसके लिए। पहला हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा हो सकता है कॉन्जुगेशन, और तीसरा हो सकता है ट्रांसडक्शन। अभी इसके बाद आपकी कोई क्लास तो नहीं है ना? क्या मैम? अभी इसके बाद और कोई क्लास तो नहीं है ना? यस मैम, हाँ मेरा है। ओके। यस मैम, 6:50 से। अच्छा 6:50 से है ना, ठीक है। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये सपोज एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है अपने आउटसाइड से इसके पास कोई जीनोम आया, सपोज किसी दूसरे बैक्टीरिया से आया या कहीं से जीनोम आया, तो वो क्या करता है, अगर कोई नया जीनोम इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस नए जीनोम को अपने जीनोम की तरह ट्रीट करने लगेगा, क्लियर है, अपने जीनोम की तरह ट्रीट करने लगेगा, और इसको भी साथ में इंक्लूड करके इसका भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। देखो ये बैक्टीरिया आया, ये नया जीनोम आया इसके अंदर, ये क्या हुआ, इसके साथ ही ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, है ना। अब जब भी फर्दर रेप्लिकेशन होगा तो इस नए जीनोम का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वेरिएशन आएगा, है कि नहीं, इस नए जीनोम की वजह से इसमें वेरिएशन आएगा ना। यस मैम। या फिर इस न्यूक्लियोइड में इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की तरह पड़ा रह जाएगा। दो तरीके हो सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की तरह भी पड़ा रह सकता है, प्लाज्मिड की तरह, या फिर उसके जीनोम में ही एंटर कर सकता है, तो उसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट थे। उस टाइम वो क्या कर रहे थे कि वो निमोनिया, उस टाइम नई नई बीमारी आई थी, तो निमोनिया का वैक्सीन वो ढूंढ रहे थे, है ना, वो निमोनिया के वैक्सीन पे काम कर रहे थे। और निमोनिया कॉज कौन करता है, उसके लिए बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो था वो बैक्टीरिया था जो निमोनिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ग्रिफिथ जो थे वो इसी बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। अब इसके ना दो स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन, ये जो वैसे मैं आपको ये भी बता रही हूँ, वो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये शायद 12th में आपको जाकर बायोटिक वाले चैप्टर में पढ़ना होगा, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ग्रिफिथ ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर, क्योंकि वो जब निमोनिया का ही वैक्सीन उस टाइम ढूंढ रहे थे, ठीक है। देखो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दो बैक्टीरिया होते हैं, आर का मतलब होता है रफ और एस का मतलब स्मूथ। तो जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे वो नॉन वायरुलेंट थे, मतलब इनकी वजह से कोई डिजीज नहीं होती थी। अगर कोई आर स्ट्रेन बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट हो रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, तो आपको कोई डिजीज नहीं होगी। बट अगर एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, ये वायरुलेंट होते हैं, मतलब ये डिजीज कॉज कर देते हैं, क्लियर है। यस मैम।
तो उन्होंने लाइक हाँ अगर ह्यूमन बॉडी में आ गया तो वो बस लाइक वो रहेगा, कुछ करेगा नहीं। हाँ कुछ करेगा नहीं अगर आर स्ट्रेन आ गया तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर। माइस के ऊपर क्या किया उन्होंने, आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट किया, ठीक है। पहले क्या किया, माइस के अंदर ये आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा माइस को कुछ भी नहीं हुआ, माइस लिविंग था, है ना, लिविंग था, और इसे कोई निमोनिया भी नहीं हुआ, नो निमोनिया। बट क्या हुआ, एस वाले को जब माइस के अंदर डाला तो क्या हुआ, माइस डेड हो गए, ठीक है, क्योंकि वो वायरुलेंट थे। उन्होंने माइस के अंदर जाकर निमोनिया कॉज कर दिया, इसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीट किल कर दिया। मतलब हीट किल करने से क्या हुआ, दोनों को ही, आर को भी और एस को भी, दोनों को हीट किल किया। हीट किल करने से क्या हुआ कि उनकी जो वायरुलेंस कैपेसिटी थी ना वो खत्म हो गई। तो आर वाले में तो पहले भी नहीं था, और जो एस वाले के अंदर वायरुलेंस कैपेसिटी थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब जब इसके अंदर डाला तो ये भी लिविंग थे। हीट किल्ड के बाद जब एस वाले को माइस में डाला तो ये भी लिविंग थे, समझ रहे हो। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो हीट किल एस स्ट्रेन था, इसको इन्होंने जो हमारा आर स्ट्रेन था लिविंग वाला, इसके साथ इंजेक्ट किया, इन दोनों को मिलाकर इंजेक्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, माइस जो है वो डेड हो गया। तो यहां से ही उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। एक्चुअली हुआ क्या कि जो इसका जीनोम था, हीट किल्ड वाले का जीनोम था, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर चला गया, और वहां पे जाकर उसने क्या किया, जो आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट था उसको वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यही से उन्होंने समझा कि अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जीनोम चेंज हो गया। समझ में आया आप लोग को ये, यस मैम। है ना। क्या हुआ कि जीन फ्रॉम एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन से क्या हुआ, जीन निकला, और वो कहाँ एंटर किया, आर स्ट्रेन वाले में एंटर किया, और उसने क्या किया, उस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम नॉन वायरुलेंट टू वायरुलेंट, ठीक है। ये बस आपके समझने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। मैम हीट किल्ड मतलब समझ नहीं हीट आया। किल्ड मतलब जैसे देखो मतलब कि हीट किल्ड, आप जैसे कि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है ना, हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई करने से क्या हुआ कि जो उसके जीनोम थे वो डेड हो गए, ठीक है, डिनेचर हो गए। आप अगर आपका एक सपोज डीएनए है, तो डीएनए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रह सकता है ना। आप अगर उसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हीट किल्ड का मतलब वही हुआ कि वो डिनेचर हो गया, ओके मैम। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन था। मैम लाइक जीनोम एक्टिव नहीं रहा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, वो समझ लिया मुझे लास्ट वाला पॉइंट। हाँ, उसमें क्या हुआ, वो हीट किल्ड था, वो खुद तो एक्टिव नहीं था, लेकिन वो क्या हुआ, वो आर स्ट्रेन को जाकर उसने एक्टिवेट करा दिया। वहां से अगर मान लो उसका थोड़ा भी पार्ट क्या हुआ, दूसरे बैक्टीरिया इसके अंदर चला गया, ये क्या हो गया, ये हीट किल्ड हो गया, मतलब ये एक्टिव नहीं रहा। अब देखो ये वाला एक्टिव नहीं रहा, मतलब ये तो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता है ना, बट ये जब इसके अंदर चला गया, यहाँ पे आ गया, सपोज इसका छोटा सा पार्ट भी यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, इसके साथ ये रेप्लिकेट तो कर जाएगा ना, एंड रेप्लिकेट करके वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, यस मैम, यस मैम। ठीक है। फिर सेकंड जो मेथड होता है वो होता है कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना, कॉन्जुगेशन के वैसे मैं एक नोट्स आपके लिए अटैच कर दूंगी, आपके पास बुकलेट है ना? यस मैम, ऑनलाइन है मैम, खोलती हूँ मैं। हाँ खोलती हो ना, तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। देखो एक बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर जीनोम है एंड एक प्लाज्मिड है। तो जिसके अंदर प्लाज्मिड है हम उससे बोलते हैं F+ बैक्टीरिया, इसमें मेल करके से इंडिकेट किया है, बट ऐसा कोई मेल फीमेल बैक्टीरिया के अंदर होता नहीं है, ये आपके समझने के लिए। ठीक है, ये F- बैक्टीरिया, इसे हम फीमेल बैक्टीरिया कह रहे हैं। F- इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है एंड इसके अंदर प्लाज्मिड है, इसलिए हमने इसे F+ बैक्टीरिया बोल दिया। ठीक है, जब इन दोनों का कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने जो कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा था? पिलाई के बारे में हमने पढ़ा था, पिलाई एंड फिम्ब्राई। फिम्ब्राई क्या कर रहे थे? हाँ, बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे छोटे छोटे फिम्ब्राई थे, है ना, ये सरफेस से अटैच करने में हेल्प कर रहे थे, एंड थोड़े बड़े बड़े थे, ये पिलाई थे। तो ये पिलाई क्या करते हैं? ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें अटैचमेंट के लिए। हाँ, तो ये दोनों बैक्टीरिया ने क्या किया, पिलाई के थ्रू आपस में जुड़ गए। अब जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, जब इनका जो ये प्लाज्मिड है ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जीन इसके अंदर आ गया, पिलाई के थ्रू क्या हुआ, इसका जो ये प्लाज्मिड था यहाँ पे आ गया, इसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। जो पिलाई से बन रहा है इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड का यूज करके ये नया क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना, इनके अंदर भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये ऐसे बैक्टीरिया बन जाएंगे जिनके अंदर दोनों के ही अंदर क्या हुआ, यहाँ पे प्लाज्मिड आ गया, तो ये बैक्टीरिया भी F+ हो गए और ये बैक्टीरिया भी F+ हो गए। समझ रहे हो? यस मैम। तो इस चीज को हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे। कॉन्जुगेशन के लिए आप वहां पे डिटेल पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो F+ बैक्टीरिया होता है वो डोनर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये डोनर बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है, अपना प्लाज्मा इसको डोनेट कर रहा है। F- बैक्टीरिया, इसका मतलब यहाँ पे प्लाज्मा नहीं है। जब इन दोनों बैक्टीरिया का क्या होगा, पिलाई के थ्रू, जो सेक्स पिलाई होते हैं उसके थ्रू कॉन्जुगेशन होता है ना, और कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होगा, इसका जो जीनोम है इसके अंदर ट्रांसफर होगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये बैक्टीरिया भी इस जीनोम से उसको रेप्लिकेट करके अपना नया जीनोम बनाने लग जाएगा। ठीक है, फिर दोनों के अंदर ही आप देख पा रहे होगे कि ये दोनों के अंदर ही सेम जीनोम फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये जो F- बैक्टीरिया थे वो भी किसमें कन्वर्ट हो गए, F+ बैक्टीरिया में, है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब जीन का वेरिएशन हो गया। क्लियर है? तो इसे हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मैम प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ। हाँ, प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ। ओके। फिर देखो ये डायग्राम है ट्रांसडक्शन का, तीसरा वाला जो है ट्रांसडक्शन हुआ। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज जिसे हम बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक वायरस होता है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को खा जाता है। इन्हें हम बैक्टीरिया ईटर भी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो कि मेनली बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं। ये वायरस दूसरे किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लाइक दूसरे एनिमल्स या हम ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते, सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, इसलिए इनको बैक्टीरिया ईटर बोला जाता है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जाके उनको उनका न्यूक्लियोइड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बैक्टीरिया को ही तोड़ देते हैं। ठीक है, पूरे बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देखो ये किस तरीके से करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये एक बैक्टीरियोफाज है, इसके अंदर इसका खुद का जीनोम है। ठीक है, खुद की न्यूक्लिक एसिड है बैक्टीरियोफाज की। इसने क्या किया, एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो जैसे ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया इसने अपना न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर दे दिया। ठीक है, अब बैक्टीरियोफाज है, फाज का क्या काम है कि वो उसके न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसने तोड़ दिया इसके न्यूक्लिक एसिड को।
तोड़ने के बाद क्या किया, ये खुद से अपने आप को सिंथेसाइज कर लेता है ना। बैक्टीरियोफाज कैसे होते हैं, वायरस कैसे होते हैं, वो खुद से ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। अगर उनका एक पार्ट भी प्रेजेंट है तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पूरा होल वायरस उससे अपने आप को बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोम प्रेजेंट था, दोनों के जीनोम में वायरस का भी है एंड बैक्टीरिया का भी है, तो दोनों ही जीनोम का यूज करके इन्होंने क्या किया, एक नया वायरस बना लिया पूरा, ठीक है। इनके अंदर दोनों के जीनोम है। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एंड सेल लाइसिस कर दी। यहाँ पे सेल लाइसिस हो गई, मतलब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर था उन्होंने उसको तोड़ दिया और बाहर निकल गया, है ना। अब क्या होगा, अब जब ये वायरस जाकर किसी नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनका जो जीनोम होगा अब इसके अंदर चला जाएगा, है ना। यस मैम। इनका जीनोम अब इसके अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, ये जीनोम इस नए वाले जीन के अंदर एंटर कर जाएगा और यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्लियर है। मैम लाइक फिर से मैम फोर्थ पॉइंट बता दीजिए ना। हाँ, ये हुजैफा को क्या हो गया, चला गया। मैम फोर्थ चला पॉइंट, गया सब। हाँ जी, मैम चला गया सब। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में दीक्षा ये हो रहा है कि जो वायरस है बैक्टीरियोफाज, उसने अब सपोज नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, क्लियर है, किसी नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका जीनोम इसके अंदर देगा, अपना जीनोम इस नए वाले बैक्टीरिया को देगा, है ना। यस मैम। और नए बैक्टीरिया के अंदर फिर क्या होगा, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, जेनेटिक Yes, ma'am. रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, इससे अटैच हो Yes. जाएगा और जीन में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो Yes. ट्रांसडक्शन क्या होता है, ये मैम इंजेक्शन होता है वायरस का और उसके बाद वायरस वायरस मेडिएटेड, तोड़ देता है। यस मैम। ये होता है वायरस मेडिएटेड डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर है ना आपको दीक्षा, Yes, ma'am. ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर Yes, होते ma'am. हैं, ठीक Clear है। है। चलो ठीक है, इसमें मोनेरा में अब 2-3 चीजें और रह गई है बस, फिर मोनेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। दीक्षा आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना। यस मैम, यस मैम। ओके, सारी सब नोट्स बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करके लिखते जाओ, ठीक है। और हमेशा उस चीज को रिवीजन करो कि याद रहे आपको, है ना। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस भी पढ़ते रहो साथ में। यस मैम, क्या करते हैं मैम। ठीक है, यस मैम। ओके चलो ठीक मैम है। लाइक एनसीईआरटी में जो कुछ इम्पोर्टेंट होता है उसको भी थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देती हूँ और नोट्स अलग से लिखती हूँ, लाइक मैच कर लेती हूँ जो आपने पढ़ाया होता है। और अगर एनसीईआरटी में कुछ लगता है कि ऐड करने लायक है तो एनसीईआरटी को कुछ ऐड कर देती हूँ। हाँ बहुत अच्छा, चलो ठीक है फिर, थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय। बाय बाय मैम।